नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं किसका होगा हरियाणा सीएम कौन। और आज हमारी टीम पहुंची है फरीदाबाद जिले में। जी हां, फरीदाबाद जिले में। और हम फरीदाबाद जिले के खालसा गार्डन में हैं, जहां पर हमारा मंच सज चुका है। नेताओं के वादे, दावे और जनता के तमाम सवाल होंगे। थोड़ा सा हम फरीदाबाद के बारे में बता देते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाती है तो फरीदाबाद को एशिया का हब कहा जाता था। ध्यान कीजिएगा, हब कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता है। माना यह जाता था कि फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र है और 60% हरियाणा को राजस्व फरीदाबाद से मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलता है। पर्यटन के लिहाज से बात करें, सूरजकुंड का मेला यहां लगता है, बड़कल क्षेत्र है, तमाम मुद्दे होंगे। लेकिन फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और पूरे संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 9 विधानसभा सीट आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट या फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यह काफी हॉट सीट है और हाई प्रोफाइल सीट है। और इसलिए क्योंकि यहां से बीजेपी के मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। तो जानेंगे तमाम नेता हैं और हम पहले उनसे परिचय करा देते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। जनता जो वोटर निकलेगा अपने घरों से, वो किस जहन में उसके में क्या रहेगा, किसको वोट डालने जाएगा, तो किन किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम अपना सफर शुरू करें, हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, उससे पहले आपसे अपील, 15 अक्टूबर को जरूर ध्यान रखें, एक एक वोट जरूरी है और वोट डालने जरूर जाएं। चलिए हम रूबरू करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहेंगे अजय गौड़ साहब। बहुत बहुत स्वागत है अजय गौड़ साहब आपका भी। हमारे साथ महेंद्र प्रताप जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे रहेंगे विवेक प्रताप साहब। विवेक प्रताप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। हमारे साथ राजीव जेटली साहब रहेंगे, मुख्य प्रवक्ता है इनेलो के। राजीव जेटली साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे विवेक प्रताप साहब से, जो कैबिनेट मंत्री के बेटे हैं महेंद्र प्रताप के। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुड्डा की हैट्रिक लगेगी और आप कांग्रेस जा रही है, क्या कांग्रेस को जनता का साथ मिलेगा, किन किन मुद्दों के आधार पर आप जा रहे हैं चुनाव मैदान में? मैं सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के विश्वास से, और तीसरी बात जो विकास का मुद्दा है, इस आधार पर यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये मेरा ही आत्मविश्वास नहीं, ये जनता की भी आवाज भी है और परमात्मा का आशीर्वाद भी है। आप देखना आने वाली 15 तारीख को चुनाव के उपरांत जब रिजल्ट आएगा 19 तारीख को, तीसरी बार इतिहास रचा जाएगा हरियाणा में कि लगातार 3 बार किसी भी दल की सरकार नहीं बनी और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तो क्या फरीदाबाद में विकास कराया? विकास करा ही नहीं, वो क्या विकास करा ही नहीं। आप खुद मीडिया से संबंधित व्यक्ति हैं, आप हमसे भी ना पूछें, आप खुद इस चीज को धरातल पे जाकर देखें, विकास है या नहीं है। ये आपका टीम भी है, आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ठीक है अजय गौड़ साहब, क्या कांग्रेस ने विकास कराया और आपको लग रहा है कि कांग्रेस विकास के नाम पर तीसरी बार आएगी सत्ता में? कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में, जैसे केंद्र में कांग्रेस की सरकार तीसरी बार बनी, ऐसी सरकार इस बार लगता है मुझे हरियाणा में बनने जा रही है। विपक्ष का नेता उनको केंद्र में नहीं मिला, विपक्ष के नेता के लिए भी तरसेंगे इस बार हरियाणा विधानसभा के अंदर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि पिछले 10 सालों से विकास के नाम पर ये हरियाणा की जनता के साथ कांग्रेस धोखा करती आई है। अब वो धोखा बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। 15 तारीख को निश्चित रूप से। नहीं, क्या फरीदाबाद में विकास करा? क्योंकि कई मंत्री हैं फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद का विकास होता तो जो लोकसभा के रिजल्ट परिणाम आए, अप्रत्याशित जीत, लोगों को, प्रत्याशियों को उतनी वोट नहीं मिलती जितनी वोट से लोगों ने यहाँ से सांसद को, चौधरी कृष्णपाल जी को जिताकर भेजा है। इतनी लोगों को वोट पूरे चुनाव में नहीं मिलती जितने वोटों से उन्होंने लोगों ने यहाँ से जिताकर भेजा है। अगर कहीं विकास होता तो उसका कहीं रिजल्ट थोड़ा बहुत तो लोकसभा में भी नजर आता। तो निश्चित रूप से विकास कहीं नहीं है। ठीक है, विकास नहीं है। जेटली साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि इनेलो का चश्मा जनता पहरेगी फरीदाबाद की इस बार? देखिए, पहली बार होगा जब फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालेगी। क्योंकि हकीकत जान चुकी है हरियाणा प्रदेश की जनता, खासतौर पे फरीदाबाद की जनता की बात करता हूं, चुनाव चिन्ह दोनों ही पार्टियों के अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप पैमाना देखिए, एक भी पैमाना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इनके सांसद और कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको कहीं पे मतभेद नजर आए। ये दोनों एक ही दल है। माननीय इनके जो सांसद हैं वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खास व्यक्ति हैं, उनके चहेते हैं, और राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी का समर्थन उन्हें करना ही पड़ता है, इसलिए मंत्री जी की सपोर्ट करनी पड़ती है। तो दो ऐसे जेटली साहब, आधार बताइए ना, जनता क्यों चश्मा पहनेगी इनेलो का? देखिए, चश्मा इसलिए पहनेगी, आप देखिए पीछे जाके देखेंगे,
तो आप बिजली में भी अगर उठा के देखें, अगर विकास की बात करते हैं तो बिजली में हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी ने सरप्लस बिजली दी थी तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ने दी थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आप के आंकड़े निकाल कर देखें तो क्राइम रिकॉर्ड भी आप चेक कर लीजिए। आज जिस तरीके से गुंडागर्दी और नशाखोरी और जुए के अड्डे खुले हुए हैं, ये हमारी सरकार में पनप नहीं सकते थे। और आप तीसरी बात देखिए, जिस तरीके से गुंडे मवाली सड़कों पर सरेआम फिरौती लेते फिर रहे हैं। ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती जो इस तरीके से बाहर निकल के लोगों को फिरौती ले सके और लोगों को तंग कर सके। हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, हम मजबूत कानून व्यवस्था देंगे और यहां से हम जब हमारी सरकार बनेगी। जेटली साहब वो तो खुद जेल में है, वो तो अब जमानत पर निकले हुए हैं, वो तो खुद जेल में है। देखिए वो कैसे स्वच्छ प्रशासन बातें देंगे? आपको बताना चाहता हूं। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जेल में है, उसके पीछे भी जो वजहें हैं उन वजहों में जाकर देखेंगे तो हमने एक घोटाले को उजागर किया था। कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो के दामाद के घोटाले को उजागर करने की सजा जो है हमें तिहाड़ जेल में लाई। और आज यही बात हम दोबारा दोहराते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार ये बात बोलते थे कि एक तोता पिंजरे में बंद कर रखा हुआ है और वो तोते को बाहर निकालने की जरूरत है। लेकिन खेद इस बात का है जो तोता कांग्रेस पार्टी पिंजरे में बंद कर दे के गई थी, आज तक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी उस ताले को खोला नहीं है। जिस दिन वो ताला खुल जाएगा, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला भी बाहर होंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता। मुद्दे बताए ना फरीदाबाद के मुद्दे, जल्दी से, मुझे और भी लोगों से सवाल जवाब लेना है। मुद्दे हम सबसे पहले यहाँ गुंडागर्दी खत्म करेंगे, जुआ खाने बंद करेंगे, नशाखोरी बंद करवाएंगे और फरीदाबाद को वही बुनियादी सुविधाएं वापस मिलेंगी जो उनको पहले मिलती आई थी। और सबसे बड़ी सुविधा जो फरीदाबाद की जनता को हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में मिलती थी वो थी सरप्लस बिजली। आज देखिए बिजली 5,000 जिस तरीके से अदानी से बिजली खरीदी गई, जो भी उन्होंने कमीशन सेट किया था कांग्रेस पार्टी ने 30 पैसे 35 पैसे, जो भी इनका कमीशन सेट था, कमीशन देना बंद कर दिया, अदानी ने बिजली करनी बंद कर दी। मेरे भाई विवेक प्रताप जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, इनके पिताजी। ठीक है, मैं आपके पास विवेक प्रताप साहब आपसे समझना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर जीतना चाहेंगे चुनाव और इस बार जनता साथ देगी आपका, लेकिन आप बताइए औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो आज भी फरीदाबाद वही पिछड़ा की पिछड़ा है, क्योंकि 60% रेवेन्यू मिलता था फरीदाबाद से हरियाणा को, लेकिन आज भी स्थिति वही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं कि औद्योगिक अगर दृष्टि से देखें फरीदाबाद पिछड़ा हुआ है। यहाँ ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, आप बेशक चेक कर सकते हैं। 2058 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां यहाँ पर काम कर रही हैं आज भी और तकरीबन 500 से लेकर, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बेशक डिपार्टमेंट में जाके आंकड़े खुद चेक कर सकते हैं, 500 से लेकर 1000 तक की फैक्ट्रियां वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन काम कर रही हैं और इनमें तकरीबन 2 लाख के करीब जो इसमें। ठीक है गौर साहब, क्या कंपनियां जो काम कर रही हैं दावा ठोक रहे हैं? विवेक भाई ने तो सरकारी आंकड़े आपके सामने रखे हैं क्योंकि सरकार में अभी ये बैठे हैं। 3000 ऐसे छोटे धंधे यहाँ पर चल रहे जिनका रजिस्ट्रेशन आज तक इनकी सरकार नहीं कर पाई है। 3000 जिनको जवाब दीजिए विवेक प्रताप साहब, जवाब दीजिए। प्लस की सूची है। आप अजय जी, मैं भाई के तौर पे कह रहा हूं, अगर सूची आपके पास है तो पेश कर दीजिए। सूची पेश कर देंगे आपको, आप जबानी खर्च से रजिस्टर कर देना। जबानी खर्च से बात नहीं चलेगी, आरोप अगर आप लगाएंगे तो उसके तथ्य भी देने पड़ेंगे और सबूत भी देने पड़ेंगे। और मैं जिन बातों को कह रहा हूं, अगर मैं 3000 फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूं तो आप बेशक आंकड़ों को जाके वहां चेक करें, अगर वो झूठे हो तो मैं आपकी सजा का हकदार हूं। चलिए मैं जनता की तरफ रुख कर लेता हूं, जनता से आऊंगा। जेटली साहब, क्या वाकई में क्षेत्र में बात की जाए, फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र है, क्या विकास हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल हुआ है। क्या विकास हुआ आपको? बिल्कुल। चलिए, आप तो कांग्रेसी है, क्या विकास हुआ है आपको लग रहा है? चलिए, ज्यादातर कांग्रेसी है लेकिन और भी कुछ लोगों से, जी आप बताइए 500%। क्या विकास हुआ क्षेत्र में? 200 नहीं 500%। और हमारे भाजपा जी, मोदी जी सरासर झूठ बोलने वाला आदमी, एकदम झूठ बोलने वाले। इनेलो वाले, फिरौती वाले सीधा सिरसा पहुंचा देते, वहां फिरौती यहाँ नहीं पहुंचती, सीधा सिरसा पहुंच जाती है चौटाला जी के हाउस पर। उनके चौटाला जी हाउस पर पहुंचती फिरौती, ये जो बोल रहे हैं फिरौती, इनेलो वाले सबसे बड़े फिरौती तो वही अपने तिहाड़ जेल में। चलिए, फरीदाबाद क्षेत्र का आपका विकास हुआ है क्या आपको लग रहा है रक्षपाल साहब? फरीदाबाद का कोई विकास नहीं, विनाश हुआ है। कांग्रेस के 10 साल में लूटना और पीछे चौटाला के टाइम में लूटना भी कूटना भी, इन्होंने तो मारे भी है, रोने भी नहीं दिए चौटाला वालों ने। और कांग्रेस ने जो हालत कर दी है इस देश की, इस प्रदेश की, हरियाणा की, फरीदाबाद की मैं खासतौर पर कहूं, सड़कों में खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं। यहां आप देखो, इसके पहाड़ के इस पत्थर को भी बेच के खा गए ये सड़क पर, इस पर जिस पर ये खालसा गार्डन के सामने, दूर नहीं जाइए।
इसमें करोड़ों का घोटाला। विवेक प्रताप साहब जवाब दीजिए, वाकई में ऐसा है? स्थिति आप देखिए, बहुत बदहाल हालत है यहाँ भी। नहीं, आप इसको बदहाल हालत में नहीं कह सकते। ये सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। और एक सेकंड रक्षवाल जी, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। हाँ ठीक है, जवाब कोई बात नहीं। ये सूरजकुंड से लेकर अनखीर तक तकरीबन 80 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण कार्य जारी है। और आप कहीं भी अगर घोटाला साबित कर दें तो जो सजा आप मुकर्रर करेंगे वही सजा उनको ठीक है। मेरा एक सवाल है विवेक प्रताप साहब, आप जानते हैं टूरिस्ट के हिसाब से भी देखें यहाँ पर्यटक आते हैं फरीदाबाद में, बड़कल झील का कहाँ है, कहाँ स्थिति है बड़कल झील? आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आप देता हूँ। बड़कल झील के विषय में किसी को भी इतना पता नहीं है कि कारण क्या है। बड़कल झील में जो पानी का स्रोत था वो प्राकृतिक स्रोत, जो पहाड़ों से पानी आया करता था, वो वहां पर आके इकट्ठा हुआ करता था। माइंस खुदने के बाद वो पानी जो प्राकृतिक पानी जो है वो खानों में चला गया और यहाँ आना बंद हो गया। इसको अगर हम या तो प्राकृतिक रूप से भर सकते हैं या इसके लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जो कि इतना मैं ये कह सकता हूँ कि 10 साल में आप नहीं कर पाए। 10 साल कर पाएंगे? 10 साल में जनता ने दे दिया। हाँ, मैं देता हूँ उसका जवाब। 10 साल में बड़कल झील में कितने पर्यटक, आपकी जानकारी के लिए, कितने पर्यटक जाके वहां तो सैर के लिए जाते थे और तो कुछ नहीं है ना। दूसरा, यानी छोड़ दें, बदहाली पर छोड़ नहीं, बदहाली नहीं है, बदहाली नहीं है वो उसको बदहाली नहीं कहते। राजा नारसिंह स्टेडियम, राजा नारसिंह कब के हुए आप ही बता दीजिए। नहीं, राजा नारसिंह स्टेडियम आज भी है। हाँ, क्या है उसका वजूद, क्या वो भी बदहाली उसका नहीं, बदहाली कोई नहीं। आप बेशक जाके देखिए, वही राजा नारसिंह स्टेडियम जब इंटरनेशनल मैचेस होते थे, जिस अवस्था में पहले था वो आज भी है। मैच नहीं हो पाते, वो बीसीसीआई सहमत है? बीसीसीआई, एक सेकंड, वो बीसीसीआई डिसाइड करती है कि कहाँ मैच होंगे कहाँ नहीं होंगे। उसके लिए सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, आपकी ये बात गलत है कि बटकल झील क्या रख रखाव नहीं हो रहा। आप जाकर देखिए, बटकल जैसी कम से कम 30 झीलें और बन चुकी हैं यहाँ पे। अगर कांग्रेसियों को मौका देंगे तो इतना अवैध खनन करेंगे कि आपको हर 2 किलोमीटर के बाद एक झील निकाल कर दे देते हैं। तो आज जितनी भी झीलें यहाँ तैयार हो रखी है वो अवैध खनन से हो रखी है और इसी के चलते पानी यहाँ तक नहीं पहुंचता। दूसरी, बीसीसीआई की बात बताना चाहता हूँ कि बीसीसीआई के अपने पैरामीटर होते हैं कहीं पे भी मैच करवाने के लिए। यहाँ पर फरीदाबाद में नारसिंह स्टेडियम की जो दीवारें खड़ी की गई हैं, उस दीवारों के अंदर जिस तरीके की घोटालेबाजी होती है, उस घोटालेबाजी के चलते वो पैरामीटर में नहीं आता, जिसके चलते यहाँ मैच नहीं करवाए जा सकते हैं फरीदाबाद के अंदर। आज दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, आप विश्वास कीजिए, ये यहाँ पे सभी कांग्रेसी भाई बैठे हैं तो कांग्रेस को समर्थन भी देते हैं अपना। आज फरीदाबाद मिनी मेट्रो सिटी, मैं मेजर मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनी मेट्रो सिटी के अंदर भी 32वें स्थान पर आता है बुनियादी सुविधाओं के अभाव में। फरीदाबाद के अंदर सबसे बेकार सड़कें गिनी जाती हैं 32। हमसे छोटे छोटे शहर हमसे ज्यादा विकसित हो चुके हैं। और ये काम किसने करवाया? या भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने। आज तक इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हमें फरीदाबाद से नहीं मिले हैं और जिस दिन मिले उस दिन हम आपको दिखाएंगे विकास किसे कहते हैं। आपका नारा तो वही था, फकीराबाद बना देंगे, आपने हमें वोट नहीं दिया। मैंने एक बात का जवाब और देना चाहता हूँ, एक बात का जवाब आंकड़ों के साथ। फकीराबाद की एक दुष्प्रचार कांग्रेस ने जो फैलाया था, 15,000 छोटे उद्योग पलायन कर चुके हैं, उसका भी रिकॉर्ड उपलब्ध है। ये 2,500 उद्योगों की बात करते हैं कि चल रहे हैं। ठीक है विवेक प्रताप साहब, अवैध खनन वाकई में एक बड़ा मसला है और सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा चुका है आपकी सरकार को। एक सेकंड, अवैध खनन की जो बात कर रहे हैं, पिछले तकरीबन 9-10 साल से माइनिंग यहाँ बंद है और 10 साल से कांग्रेस की सरकार है। अगर अवैध खनन का अगर इतिहास देखा जाएगा तो किस पार्टी के साथ जुड़ेगा? क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी की आलोचना करना। मैं माफी चाहूंगा, कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ बताता हूँ, सुनिए, उसका जवाब लीजिए। जो सरकार, अगर मौजूदा सरकार कोई भी होती है, किसी भी पर्टिकुलर एक आध पॉइंट पे कहीं अवैध खनन की कोई शिकायत पहुंच जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है वो किसी को भी फटकार लगाने, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। अब 10 साल से यहाँ माइनिंग कहीं भी नहीं हो रही है, आप जाके खुद मौके पे चेक करते हैं। एक हजम हो रही है आपको ये बात? बिल्कुल सही, तथ्य के साथ कह रहा हूं मैं इस बात को। नहीं, ये बात ठीक है, सरकार की दृष्टि से खनन बंद है, लेकिन अवैध रूप से खनन यहाँ बराबर जारी है। उसका ताजा उदाहरण जैसा हमारे साथी बता रहे थे, नीचे से सड़क पर कितने डेली के ट्रक आप जाते हैं, आप अगर एक रात यहाँ खड़े होकर इस सड़क पर लगेंगे तो कितने ट्रक खनन पत्थर यहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है उसका रिकॉर्ड बता दें। बताओ। एक सेकंड, मैं देता हूँ इसका। ये जो पत्थर जो आ रहा है राजस्थान से पत्थर आता है, इनकी जानकारी नहीं, राजस्थान से पत्थर नहीं आ रहा, इस सड़क का पत्थर ट्रक में लोड होकर कहाँ जा रहा है? अवैध खनन तो बीजेपी लड़ाई क्यों नहीं लड़ती? सड़कों पर तो नजर नहीं आती अवैध खनन को। तो आपकी सरकार है, उसको अगर
नहीं, ये तो ये केंद्र सरकार की जिद नहीं है, ये राज्य सरकार की रोड बन रही है ये पर। और ये पत्थर जो है राज्य सरकार, आपके ठेकेदार जो उखाड़ रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? आप एक काम करिए, ठेकेदार अगर कोई अवैध माइनिंग कर रहा है, इसके लिए लीगल वो अधिकार है कि जब सड़क बनाई जाएगी तो नीचे जो चलिए मैं लोगों का रुख कर देता हूँ और भी समय मैं सवाल जानना चाहूंगा आपसे। जानू जी बताए, क्या वाकई में अवैध? जेटली साहब से क्वेश्चन है। जेटली साहब ने अभी बोला है गौर जी ने कि फरीदाबाद की जो इंडस्ट्री के उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधे भगाने वाले तो चोटाबाजी है, थैलियां चाहे वो आइचर हो, चाहे वो क्या नाम है ईस्ट इंडिया हो, सबसे थैलियां मांगते थे, इसलिए यहाँ की इंडस्ट्री भागी है। मैं किसी पॉलिटिकल मैटर नहीं हूँ ना, मैं कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ। ठीक है, आप जवाब दीजिए जेटली साहब, जवाब दीजिए। चौटाला के राज में कंपनियां यहाँ से भागी हैं। आपको सबसे पहले यही बात बोली थी कि दुष्प्रचार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने व्यक्ति बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है हाथ उठा के बोले जिससे थैली मांगी थी? और चैलेंज करते हैं, मांगी है आइचर से मांगी है, इंडिया कंपनी से मांगी है। जी बताइए। अब किसी ने हरियाणा प्रदेश में भी FIR करवाई? जब यहाँ पे कोई मिट्टी का भी ट्रक उठता था, 100 रुपए गुंडा टैक्स आपकी सरकार में लेते थे आज से 10 साल पहले। ये मैं जवाब दीजिए। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूं, ये गुंडा आपसे बढ़िया तो कोई भी सरकार हो वो भी ठीक है, आपका तो गुंडा टैक्स लागू तुरंत हो जाता है। कोई सरकार में ये भी साजी थे, हाँ ये भी ध्यान करना। हाँ, गठबंधन की सरकार चलाते थे गौर साहब, ये भी अलग नहीं थे। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना, ये भी अछूते नहीं रह सकते इस चीज से। ठीक है। मैं कुछ और लोगों के राय जान लेता हूँ। चलिए आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपको लग रहा है कि युवाओं को क्या क्षेत्र में रोजगार मिला है? आप युवा हैं, रोजगार मिला क्षेत्र में? भैया कौन रोजगार मिले युवा ने? बताओ बताओ, बताइए कहाँ रोजगार मिला? बुक देख लीजिए एक युवा का। देखिए रोजगार नहीं मिला जी। एक नहीं कई लोग कह रहे। जी रोजगार क्यों नहीं मिला? कोई भूखा मर रहा है? नहीं, इतनी संख्या है भूखा मर। मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब दीजिए। ठीक है, आप बताइए। हमारे देश में सरदार कौम है, कभी भूखा नहीं मरती। और नहीं और ठीक, कुत्ते तो रोटी भी खाते हैं, नौकरी तो किसी को नहीं मिली। हाँ, नौकरी नहीं मिली। जवाब दीजिए विवेक प्रताप साहब, मंत्री है, कई मंत्री है फरीदाबाद में। ठीक है, मैं आप ठीक है। मेरे भाई ये बता सकते हैं कि रोजगार की परिभाषा क्या है? वो चाहे प्राइवेट सेक्टर है, क्या आप आंकड़ों को उठा के देख लिए, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उनमें जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो भी तो एक रोजगार ही है। और जो फैक्ट्री में तकरीबन 2.25 लाख के करीब जो काम कर रहे हैं वो भी तो रोजगार ही मिला हुआ है। कौन कहता है रोजगार नहीं है? अब मैं वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बातें कर रहा हूँ। और आंकड़े अगर झूठे हो तो मैं गुड़गांव से क्यों पिछड़ा हुआ है फरीदाबाद? क्यों पिछड़ा हुआ? उसका भी दीजिए। पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, हमारे भाई अभी मंत्री भी रहे हैं बाबूजी। 10 साल में कौन सी मदर यूनिट इस फरीदाबाद के अंदर आई है ये बता दें, और कितनी यूनिटें यहाँ से पलायन कर दूसरे प्रदेशों में गई हैं वो भी आंकड़ा बता दें। देता हूं मेरे भाई जवाब। फरीदाबाद में शुरू में औद्योगिक जो हमारा एक क्षेत्र रहा और आज भी है, एक नए जब ऑप्शन हमारे पास नए आते हैं सामने, हमारा गुड़गावा एक नए इंडस्ट्रियल हब के तौर पे शुरू हुआ। वहां पर एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि गुड़गावा भी हमारा ही है, कोई फरीदाबाद से अलग नहीं है, तो यहाँ पर रेजिडेंशियल आबादी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई, इंडस्ट्रियल गुड़गावा की तरफ जाना शुरू हो गया। अब दोबारा से इंडस्ट्री को वापस करने के लिए हमारी कितना वक्त चाहिए? नहीं सुनिए, आप ये बताइए कितना वक्त चाहिए? 10 साल में आप नहीं बराबर ला पाए। सुन तो लो पहले भाई, मेरे ऐसे कैसे बेबुनियादी आरोप नहीं आना चाहिए। IMT बनकर तैयार हो गया, वो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन तैयार किया, बनकर तैयार हुआ है, उद्योग धंधे शुरू नहीं हुए। मैं बता, उद्योग IMT का अगर तैयार होगा तभी तो उद्योग। IMT में उस IMT क्षेत्र के अंदर एक भी बड़ी यूनिट अगर बाहर से चलकर इस फरीदाबाद के अंदर आई हो तो मेरे भाई बता दें। बताइए प्लॉटिंग की गई है, जो इस कांग्रेस का बेसिक धंधा है प्लॉटिंग करने का पूरे प्रदेश में। IMT काटी है, प्लॉट काटे हैं, इंडस्ट्री कहाँ है? प्लॉटिंग धंधे की लिप्तता दिखाओगा तो लिस्ट दे दूंगा, कहीं तुम्हारे रजिस्टर निकलते आ जाएंगे। सारी प्लॉटिंग नहर पार लिस्ट दे देना, हमारे धंधे में है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नहर पार की लिस्ट दे दूंगा, जो IMT के साथ साथ जहाँ अगर प्लॉट नहीं। विवेक प्रताप साहब, आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि नौकरियां मिल रही हैं, ये तो सब लोग कहते हैं कि नौकरियां तो रोहतक चली गई। कौन कहता है चली गई जी? लेकिन नौकरियां रोहतक गई, नौकरी आई है। ये एक बैठे आदमी इतना एक कहते भाई सरकारी नौकरी हमारे घर में लगी। ठीक है, आप बताइए। बता दो। हमारे गांव से एक फूड एंड सप्लाई में इंस्पेक्टर लगाया बाबूजी ने, और 3 लेक्चरार हमारे खुद पर मैंने की। मैं निखिर गांव से हूँ, आप पता कर सकते हो। मैं एक सेकंड
भाई साहब 10 साल में कम से कम 35 लड़के बड़ौली गांव चनीला से महेंद्र प्रताप हरियाणा सरकार कांग्रेस। ठीक है, और कुछ जी ठीक है, एक ही गांव से लगा दिए बड़ौली से। ऐसा है जी, मैं ना कांग्रेस पार्टी का हूँ, ना चौटाला जी के साथ हूँ, ना किसी के साथ हूँ, एक आम व्यक्ति हूँ। पता चला यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, भाई यहाँ पर आ जाओ। अभी कॉलेज पास किया है कि चलो भाई थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूं। बीजेपी वालों से क्वेश्चन करना चाहूंगा, एफएम पे, और जब मोदी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें बोली कि हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में दिल्ली में वोट दो, उनको सीएम बनाओ, मैं बहुत बढ़िया करूंगा। फिर सबको बोला गया प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी को करो। मुद्दा यह है कि मैं बीजेपी वालों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अरे हरियाणा में आपकी सरकार भगवान करे जरूर 90 क्या 91 सीटें आए, मगर सीएम कौन बनेगा? नहीं, मैं उस पर मैं इसका जवाब मैं बीजेपी वालों में जवाब दे लूंगा मैं लेकिन क्या जेपी साहब, क्या वाकई में नौकरियां क्या रोहतक चली गई? आप ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा इसका। सरकार भी बनेगी और सीएम भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये दावे से कह के जा रहा हूँ। मुझे हैरानी होती है इस बात की कि मुझे एक एक उन व्यक्तियों को देखना पड़ेगा जिन्होंने ये बताया कि बाबूजी ने नौकरी लगवा दी। ये तो अपने आप में स्कैम हो गया, ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया, क्योंकि आधार जो होता है वो परीक्षा होता है, आधार कंपटीशन होता है। हमें नहीं मालूम था बाबूजी नौकरियां भी लगवा सकते हैं। विवेक मेहता साहब, जवाब देना पड़ेगा, बाबूजी नौकरी लगवा रहे हैं यहाँ तो। उसका मैं देता हूँ जवाब। जो ये कह रहे हैं, जैसे चौटाला साहब ने जो शिक्षकों को जो नौकरी दी है, उसका क्रेडिट आप ही यही तो ले रहे हो कि हमने नौकरी दी है। ऐसे ही वो भी कह रहे जो सरकार के दौरान जो बनी है, भाई सरकार के दौरान जिनको नौकरी मिली है उसका क्रेडिट वो दे रहे हैं भावनात्मक रूप से। सरकार ने दी है ना नौकरी। जैसे आज ये कह रहे हैं कि मैंने 3200 लोगों को नौकरी दी, ऐसे ही वो भी प्यारवश और भाववश कह रहे हैं कि सरकार में तो साझेदारी। कांग्रेस को यह बात मान लेनी चाहिए कि इंडियन नेशनल लोकदल पे कोई दाग नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने जो बात रखी है सुनिए, वो प्यार से बोल रहे हैं। तो वो जनता भी प्यार से बोलती है। 3202 मैंने बताते हैं कि हमें नौकरी प्रदान की गई है। ठीक है, सुनो, ठीक है, लेकिन गौड़ साहब मैं उस मसले पर आता हूं कि वाकई में मुख्यमंत्री होगा कौन, और क्या मोदी का मैजिक चलेगा इन चुनावों में? बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर मोदी जी का मैजिक चल रहा है। मोदी जी का मैजिक खत्म नहीं हुआ है, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने चाह रही है। मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा। ऐसा नहीं है कांग्रेस की तरह से कि चुनाव लड़ा जाए भजन लाल के नाम पर और भूपेंद्र हुड्डा को रात रात सीएम बना दिया जाए। ठीक है, ठीक है, ये तो कह रहे हैं मोदी का मैजिक चलेगा, मोदी का जादू चलेगा, मोदी का तूफान चल रहा है। नहीं होती, साफ राजनीति होती है। देता हूँ भैया, रुक जा अभी छल कपट की भी देता हूँ, चिंता ना करो। ठीक है, वो कहते हैं एक देहाती कहावत है, सूत ना कपास जुलाओं में लट्ठा। अभी तो लेना देना नहीं जो मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे। अभी पहले कम से कम धरातल तक तो पहुंच जाओ भाई, 50 मेजोरिटी के आंकड़े तक तो पहुंचो। आदमी तुम पे नहीं चुनाव लड़ाने के लिए, कैंडिडेट तुम पे नहीं, पार्लियामेंट में चुने गए 7 में से 4 कांग्रेस से ले लिए हैं, और असेंबली के अंदर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन पे अपने नुमाइंदे नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं से जो स्ट्रांग देखे वो खींच लिए और वही चुनाव लड़ रहे हैं। इन पे तो आदमी नहीं, तो सरकार कहां से बनाएंगे? लेकिन ये तो कह रहे हैं मोदी का जादू चल रहा है। मोदी का जादू जी की सुन लीजिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनके शान में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर वो मोदी जी को अपनी प्रॉपर्टी समझेंगे तो मैं जरूर उनसे सवाल करूंगा। मोदी जी का जादू चला, इन्होंने पहले भी कहा कि केंद्र में सरकार पूरे बहुमत से दे दी। केंद्र में सरकार जनता ने सन 77 में भी दी थी और 3 साल में उसको पलट दिया। उसके बाद फिर वाजपेयी जी को भी दिया, 8 साल चलाया। अगर बहुत ज्यादा अच्छे चलते तो 8 साल क्या, आज भी यही रहते। तीसरी बात, जो मोदी जी के जादू की बात कर रहे हैं, मोदी जी का जादू अभी 6 महीने तक से पहले था। बाई इलेक्शन हुए, तकरीबन 56 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ है, और मोर देन 60-70% जो है ना, ये अपनी सीटें लूज कर चुके हैं। जादू की बात तो आंकड़ा तो ये सामने खड़ा है। और एक और अगली बात, अगर आज ये मोदी जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाइए, सिर्फ मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। मैं भाई से पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी हारी तो क्या ये बात मानेंगे कि मोदी जी हारे, ना कि बीजेपी हारी? मानना ही पड़ेगा, वो तो मानना ही पड़ेगा। चलिए मैं जेटली साहब वो कह रहे हैं कि मोदी का जादू चलेगा, मोदी का मैजिक चलेगा। ये कह रहे हैं हुड्डा की हैट्रिक लगेगी। चौटाला साहब क्या जेल से मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से नेताओं को लिया चुनाव लड़वाने के लिए,
कांग्रेस के पास नेताओं का अभाव हो गया। आज जब नॉमिनेशन भरना था मात्र 2 दिन पहले उससे ये कैंडिडेट ढूंढते फिर रहे थे, और जो उनके पास कैंडिडेट थे जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे उनको टिकट दे दी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब ये दोनों दल इतने कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि जो आम जनता है, जो लोग जिनकी खिलाफत करती आई पिछले 5 सालों तक, उसी के लिए वोट मांगना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ ऐसे नेताओं को भी टिकट दी है जिन्होंने अभी तक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी खत्म नहीं करी। एक तेगांव विधानसभा क्षेत्र से नेता आते हैं जिनके मुंह से आज भी भूपेंद्र सिंह मुद्दे पर आई है। चौटाला जेल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? ओम प्रकाश जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है। संविधान के तहत भी वो कहीं पर भी बैठकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और हमारी हायर कोर्ट के अंदर जजमेंट रिजर्व है, वो बाहर आएंगे और चुनाव लड़ने के बाद हरियाणा प्रदेश की जनता को चंडीगढ़ से अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। ठीक है, किसी जनप्रतिनिधि से सवाल आपका सीधा जेलों से सरकार नहीं चला करती। ठीक है, किसी का सवाल कोई? जी बोले। बड़कल से आपका कैंडिडेट कहाँ से आया है? ठीक है, बड़कल किससे आए? कैंडिडेट ठीक है, मैं पूछूं आप? मेरा एक सवाल बीजेपी से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीएम और पीएम की बात चल रही है, ये अपना एक कैंडिडेट फरीदाबाद को ये बता सकते हैं कि काम करने वाला भी कोई बंदा होगा कि या सिर्फ विकास के तो बोले कि विकास के नाम पे वोट मांगे या मोदी जी के नाम पे इनको वोट दे दें? ठीक है जी, सवाल पूछिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस बंदे को कानून का ही पता नहीं हो सीएम क्या बनेगा? जिसको सजा होगी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सीएम कहाँ से बनेगा? और सीएम बनना कानून पता नहीं, सीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल जेटली साहब से है। इस्लाम एरिया के लिए आपने कहा कि आपकी पार्टी ने कभी भी किसी को उजाड़ा नहीं है, कोई रिश्वत नहीं ली, कुछ नहीं लिया। 2003 के अंदर आपकी गवर्नमेंट थी हरियाणा के अंदर, और साथ भी आपकी भी कंबाइंड थी इनके अंदर। एमएलए आपका था चंद्र भाटिया जी। 15 फरवरी 2003 को आपने एक नोटिस दिया स्लम एरिया एसी नगर को तोड़ने के लिए, जिन्होंने, और दिन था शनिवार, रात को नोटिस बचे, पब्लिक सारी रो रही थी। संडे का दिन हुआ, स्टे ले नहीं सकते गवर्नमेंट से। सोमवार का दिन पूरी फोर्स खड़ी हुई थी। आप कहते हो, कांग्रेस कहती है गरीबी हटाओ, और आप कहते हो गरीबी हटाओ। और सामने ये थे चंद्र भाटिया जी हमारे एमएलए थे, वहां जाकर के इनकी कंपाइन थी और इन्होंने पूरी फोर्स लगी हुई थी, सारे लोग रो रहे थे। उस टाइम कहां थी आपकी गवर्नमेंट? और आप बात कर रहे हो चौटाला जी। ठीक है, ये अभी मैं बात करूं, ओम प्रकाश चौटाला साहब फरीदाबाद के दौर पर आए, उन्होंने कहा कि हम झुग्गी बस्ती वालों को बसाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने तो उजाड़ा बसाएंगे का। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। ये गलत प्रचार था, मैं आपको दोबारा बोलता हूं, आज भी अपने स्टैंड पे क्लियर है। मैं आपको वही उसी का जवाब दे रहा हूं। पूरी फोर्स खड़ी, नहीं सुन लो, 16 जेसीबी एसी नगर के सामने खड़ी हुई। जवाब देने चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, देखिए, कांग्रेस की पॉलिसी रही है ज्यादा से ज्यादा स्लम बनाने की। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने हर बार एक बात रखी है, ऐसी कोई कॉलोनी, कोई झुग्गी, कोई बस्ती नहीं होनी चाहिए जहां फायर ब्रिगेड ना जा सके। और कांग्रेस ने हमेशा अव्यवस्था बनाई है अपने वोटों की खातिर। हम चाहते हैं लोगों को पक्के मकान बना के दें, लेकिन इनका इशारा होता है कि जहां पर भी सरकारी जमीन नजर आए वहां झुग्गियां डाल दो और वहां पे लोगों के राशन कार्ड बनवाकर। ठीक है, चलिए मैं कुछ लोगों के पास आ रहा हूं, रुके जी बताइए, आप तो पूछेगा सवाल। जब सलम की बात आई तो मैं एक बात कहता हूं, 2003 में चौटाला साहब ने तोड़ना किया, जब हमारे विधायक चंद्र भाटिया ने अपना सिर फड़वा के उसको रोका। उसके बाद हर 5 साल बाद कांग्रेस एक इलेक्शन में एक मुद्दा उठाती है कि झुग्गी झोपड़ी पक्की होगी। आज 10 साल हो गए, फिर वही सवाल। ठीक है, मेहता साहब जवाब दीजिएगा, क्योंकि वाकई में वही स्थिति है। फरीदाबाद में तो तमाम झुग्गियां बसी हुई हैं। हाँ, ऑन रिकॉर्ड उठा के देख लो, तकरीबन 40-50 कॉलोनीज जो हैं वो अप्रूव कर दी गई है, झुग्गी झोपड़ी भी। कुछ कॉलोनीज रह गई हैं जो कानूनी पेचीदगी की वजह से कर दी गई हैं। 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कर दी गई है। धरातल पर दीजिए ना जवाब। धरातल पे दे रहा हूँ सर, ये नगर निगम में कहते हैं टैक्स लगेगा, एक भी कोई बंदा इनका जवाब ले लेता हूँ, जवाब धरातल पे दे रहा हूँ। चाहे वो एसडीएम नगर ले लो, चाहे वो आपकी गांधीनगर ले लो, चाहे फ्रंटियर। नहीं, माफ कीजिएगा, धरातल पर नहीं नजर आती है। मैं भी कहीं दूर का नहीं हूँ, मैं भी फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ। धरातल की करता हूँ मैं, बेबुनियादी बातें नहीं करता मैं जी। आप ये अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप तथ्य खुद लेके आइए। बताइए कौन सी झुग्गी, मुझे बता दीजिए, हमारे दर्शक आपको सुन रहा है पूरा। किसी भी फ्रंटियर कॉलेज में चले जाइए। क्या वाकई में झुग्गियां कोई पक्की नहीं है? गांधी कॉलोनी आज से नहीं, 20 साल। ठीक है, क्या झुग्गी वाकई? मैं नगर निगम से काउंसलर हूँ,
एक भी कॉलोनी का नक्शा पास नहीं हो सकता। अगर है तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है, नक्शा पास नहीं हो सकता तो पास कैसे है? उन कॉलोनियों का नक्शा पास, एक सेकंड, जब नक्शा पास, अवैध कॉलोनियों की तो रजिस्ट्री होती नहीं है, रजिस्ट्री नहीं हो सकती तो पास क्या है? जवाब जब चुनाव आता है तब कॉलोनी पास, चुनाव गया कॉलोनी फेल। रक्षवाल जी, एक सेकंड आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, आप जवाब दीजिए ना उनको, जवाब ये जिस एरिया से रह रहे हैं ये खुद बता दें, उसकी नुमाइंदगी मेरे पिताजी ने पहले करी है। जिस एरिया से रह रहे हैं, क्या वहां जो कह रहे हैं रजिस्ट्री नहीं हो सकती, क्या इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अवैध है वो? ये साबित उनको करना, लेकिन सबकी रजिस्ट्री है, वहाँ सब जगह खरंजे हैं, नाली है, बिजली कनेक्शन है, पानी है, सब कुछ है। अवैध कैसे कह सकते हैं? गलत चीज कैसे, गलत आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, बसंतपुर की कॉलोनी में चला जाइए, उधर चले जाइए, सारे के सारे बात कॉलोनी की, मैं सलम की बात कर रहा हूँ। कॉलोनी भी एक मिनट भाई, आप थोड़ा सुन भी लो, कोई नहीं, आप ज्यादा उत्साहित हो रहे हो, कोई बात नहीं, सुन भी लो। आप संत नगर है, आपकी फ्रेंड्स कॉलोनी आपके इलाके में आती है, संत नगर है, एसी नगर है, इंदिरा कॉलोनी है, आपका रामनगर है, आपका कृष्णा कॉलोनी है, बताओ कौन सी कॉलोनी मंजूर है? फ्रेंड्स कॉलोनी में जाके चेक करिए, वहाँ डेवलपमेंट चेक करो, और वहाँ की जो है आप ठीक है, मेरा आखिरी राउंड जनता से, मैं जनता से आखिरी राउंड ले लेता हूँ। क्या वाकई में अपना पासपोर्ट शिवदुर्ग बिहार को पूछ लो कहाँ पक्की हो गई? लाखों की आबादी है, शिवदुर्ग बिहार कब पक्की होगी? ठीक है, किसका शिवदुर्ग बिहार पक्की है भाई? मेरा नाम अशोक है, मैं ये कहूँगा विकास तो हुआ, लेकिन कांग्रेस का विकास हुआ, पब्लिक विकास तो हुआ, कांग्रेस का विकास हुआ है। जी हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? दो आंखें नहीं है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। चलिए, आखिरी राउंड ले रहा हूँ मैं उससे जवाब लूंगा। ठीक है, मैं एक आम वोटर एडवोकेट होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो तीनों पार्टियों की सरकार, चाहे इन लोगों की या बीजेपी की हो, भैया हम तो आम आदमी है, अपने स्वार्थों में पक्ष विपक्ष ना दीजिए, हम विकास चाहते हैं, ये सच्चाई है। 10 साल में विकास हुआ है, चाहे गुड़गांव फरीदाबाद रोड उठा के देख लीजिए, क्योंकि हम हमारा जॉबों के नाते आना जाना है, या सूरजकुंड फरीदाबाद रोड उठा लीजिए। अच्छा गौड़ जी, मेरा क्वेश्चन है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, ये कहते हैं पत्थर चोरी हो रहा, भैया अभी एमपी आपका पत्थर चोरी हो रहा है तो बंद करवाइए। ठीक है, चलिए, मेरा आखिरी सवाल आप तीनों मेहमानों से है मेरा। अजय गौड़ साहब, जनता बीजेपी को क्यों वोट दे? क्या खास है आपकी पार्टी? विकास की बात है, 3 महीने अभी हमारी सरकार को पूरे हुए। नेशनल हाईवे कितने साल से पास था सबको पता है, लेकिन 3 महीने में आप उस नेशनल हाईवे की परिस्थिति देखो, कितनी तेजी से काम शुरू हुआ। हमारे सांसद है, केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री भी हैं, 3 महीने के अंदर वो फ्लाईओवर भी पास हो गए, फ्लाईओवर भी बनने शुरू हो गए, रोड भी बननी शुरू हो गई। ठीक है, विवेक प्रताप उससे पहले क्या वो कंपनी के पास रिलायंस को ठेका पिछले 3 साल से वो ठेका दे रखा था। मेट्रो का काम जारी था, और ये अपने मुंह से एडमिट कर चुके हैं कि 3 साल से पास हो चुका। जब तक दूसरा काम चल रहा है मेट्रो का, तो नीचे कोई सड़क कैसे बना देगा? कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, ठीक है, जनता आपको पूछ रहे हैं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जनता कांग्रेस को क्यों आज तक पूरा नहीं हुआ? पहली बात तो एक बात नोट करने की है, इन्होंने स्वीकार किया है इसको मंच से कि कांग्रेस 3 साल में कांग्रेस ने पास कर दिया। पास चीज को बना रहे हैं, नहीं को नई चीज लेके आओ, और इनका उदाहरण दे रहा हूं अभी। एक मिनट, वहाँ पर 4 पुल पास थे, 5 नए पुल हमने पास कराए वहाँ पर। संक्षेप में जवाब दिए, मेरे पास वक्त कम है, मुझे प्रोग्राम खत्म करना, आप जवाब दीजिए। अभी इन्होंने जो कह रहे हैं, जो लोगों को झूठ बहकाने की आदत नहीं गई है इनके बनने के बाद भी, मंझावली का पुल बनाया है, इन्हें ये नहीं पता कि किसी चीज का शिलान्यास जब तक उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब तक वो प्लानिंग से सैंक्शन ना हो जाए, जब तक एक्विजिशन ना हो जाए, आप किसी चीज का उद्घाटन कैसे? ठीक है जेटली साहब, जनता 10 साल पहले भी उस पुल का उद्घाटन किया था, 10 साल पहले भी उस पुल का उद्घाटन कांग्रेस के द्वारा किया गया है। आप बेबुनियाद बात नहीं, 10 साल पहले भी उसका उद्घाटन करके गए थे पायलट साहब। ठीक है, चलिए, तो ये आप सुन रहे थे नेताओं की बात, और आपने सुना कि किसका होगा हरियाणा। जी हाँ, किसका होगा हरियाणा? फरीदाबाद के तमाम मुद्दे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों की बात की जाए, पर्यटन के हिसाब से की जाए तो तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन जनता किसको चुनेगी ये 15 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इंडिया न्यूज की आपसे अपील, 15 अक्टूबर के दिन अपने घरों से जरूर निकलें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। नमस्कार।